मैं अरविंद कुमार, सब रजिस्ट्रार भोजपुर, आप सभी का हिंदी साहित्य विषय लेने और हिंदी साहित्य विषय पर अपनी महत्ता साबित करने के लिए, इसके साथ साथ हिंदी साहित्य पर विश्वास करने के लिए आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। हिंदी साहित्य ने न सिर्फ आप लोगों को बल्कि आपकी जो सीनियर हैं, हम हैं, या हमसे भी जो सीनियर हैं, उन सबको प्रशासक बनाया है। मेरा तो यह मानना है कि हिंदी साहित्य विषय ने अन्य विषयों में हमारी जो कमियां रही हैं, उन कमियों को अपने माध्यम से पूरा करने का भी प्रयास किया है। इसलिए साहित्य की जो यह सृजनात्मक प्रवृत्ति रही है, हमें खींचकर एक बेहतर प्रशासक बनाने की प्रवृत्ति रही है, या प्रशासनिक सेवाओं में चयन में अपनी भूमिका को स्थापित करने का जो उसका महत्वपूर्ण प्रयास रहा है, उसके प्रति हम सब आभारी हैं। आप लोगों ने पीटी पास किया, मेंस पास किया, उसके बाद इंटरव्यू के लिए आए हैं। इंटरव्यू की तैयारी में हिंदी साहित्य का एक विषय के रूप में, एक वैकल्पिक विषय के रूप में आप सब की उपस्थिति ही बता रही है कि इसने अपना जो काम करना था वो कर दिया। अब साक्षात्कार में अब आप लोगों को अपनी फाइनल पोजीशन लाकर अपनी कृतज्ञता साबित करनी है। साक्षात्कार एक बेहद ही महत्वपूर्ण कड़ी है। इसमें पीटी और मुख्य परीक्षा में जो भी गलतियां रही हैं, या थोड़े बहुत हमारे जो इफ़ोर्ट में कमी रही है, उसको यहाँ पर ज़्यादा दूर तो नहीं किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज करने का प्रयास किया जा सकता है। इसके अपने कुछ लिमिटेशंस रहे हैं। साहित्य विषय में हिंदी भाषा को एक, जैसे ही बोर्ड एक वैकल्पिक विषय के रूप में हिंदी साहित्य को देखता है, तो उसके मानस पटल पर बहुत सारे प्रश्न एकाएक आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग भी बचपन में हिंदी पढ़े रहते हैं या रिटायरमेंट के बाद उपन्यास को पढ़ते हैं, कविता को पढ़ते हैं, तो वहाँ से उनको हिंदी के बारे में जानने की बहुत सारी ललक पैदा हो जाती है। इसलिए अनायास वह व्यक्ति जो विज्ञान का शिक्षक है, प्रशासक है, जिसने हिंदी कभी नहीं भी पढ़ा हो, वो भी आपको हिंदी विषय में बहुत कुछ पूछने लगेगा। मानस को किसने नहीं पढ़ा है, कबीर को कौन नहीं जानता है, सुर को कौन नहीं जानता है, अनायास आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अब आपका यह दायित्व है कि आप उसे तार्किक ढंग से सेटिस्फाई करें। प्रायः साक्षात्कार में साहित्य के इतिहास से ही ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, भाषा से प्रश्न बहुत कम बनते हैं। यदि आपके बोर्ड में कोई भाषा का शिक्षक हो, प्रशासक हो, हिंदी विषय के एक वैकल्पिक विषय के रूप में वह लेकर पास किया हुआ व्यक्ति हो, वो आपसे भाषा का प्रश्न पूछ सकता है। अदरवाइज हमारा अपना अनुभव रहा है जो 2-3 इंटरव्यू का, उसमें ज़्यादातर प्रश्न आपके साहित्य के इतिहास खंड से ही पूछे जाते हैं। और इधर 2-3 साक्षात्कार में हिंदी साहित्य में उन उपेक्षित घटनाओं, उन उपेक्षित पात्रों और सिलेबस में जो हम लोग हाशिए पर छोड़ देते हैं, उनसे प्रश्न बनाए जा रहे हैं साक्षात्कार में। इसका कारण यह रहा है कि हिंदी विषय में हमारे जो बीपीएससी का सिलेबस रहा है, उसमें यूपीएससी के सिलेबस को हम लोग जैसे छांट देते हैं और अपना गेस करके अपना आदमी पढ़ लेता रहा है इधर। तो यूपीएससी का जो पाठ्यक्रम रहा है, जैसे कुरुक्षेत्र रहा, हरिजन गाथा रहा, महाभोज रहा, तुलसीदास हुए, इन सबसे प्रश्न इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों को यह सजेशन है, सुझाव है कि बीपीएससी के जो पाठ्यक्रम है, जो टेक्स्ट बुक है, उसके अतिरिक्त यूपीएससी के जो टेक्स्ट बुक है, उसको ज़रूर इस समय खाली समय मिला है, उसमें ज़रूर आप पढ़ लें। उससे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपसे महाभोज के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपसे स्कंदगुप्त के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैला आंचल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हरिजन गाथा से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यदि आप वहाँ बोर्ड के सामने निरुत्तर हो जाइएगा तो इम्प्रेशन खराब बनेगा। अभी समय है, कोविड-19 का एरा चल रहा है, अभी आपके पास घर में पर्याप्त समय है। आप ज़रूर यूपीएससी के सिलेबस का अध्ययन करें, और उसके बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की उससे संबंधित ज़रूरत नहीं है। जो मेन पात्र हैं, वो पात्र क्या चाहते हैं, उसका निष्कर्ष को एक बार आप जरूर पढ़ लें। और चूँकि हम सब बिहार के रहने वाले हैं, तो स्वाभाविक है बीपीएससी में तो हमारे बिहार के जो रचनाकार हैं उनको रखा नहीं गया है। जैसे नागार्जुन
को हमें नहीं पढ़ना है, दिनकर को हमको नहीं पढ़ना है, रेणु को हमको नहीं पढ़ना है, गोपाल सिंह नेपाली को हमको नहीं पढ़ना है, तो इनकी रचनाओं को ज़रूर पढ़ें। दिनकर अक्सर हमारे यहाँ इंटरव्यू में जो मेंबर रहते हैं उनके बड़े ही प्रिय रचनाकार रहे हैं, तो दिनकर से अक्सर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दिनकर के बारे में ज़रूर पढ़ लें, दिनकर की रचनाओं को ज़रूर जान लें और उनसे ज़्यादा नहीं एक एक पैराग्राफ में निष्कर्ष निकाल लें कि वो क्या, उनकी रचना का क्या निष्कर्ष है, उसके बारे में आपसे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। उसके बाद नागार्जुन को भी जरूर पढ़ लें। नागार्जुन और कबीर की तुलना कर लें। पूछा जा सकता है कि आधुनिक कबीर नागार्जुन हैं, क्यों कहा जाता है उनको, इसके बारे में हमको जानकारी रखनी है। गोपाल सिंह नेपाली की कुछ कविताओं को याद कर लेने की ज़रूरत है। जो लोग चंपारण क्षेत्र से आते हैं, चूँकि वे वहीं के रहने वाले थे, तो गोपाल सिंह नेपाली के बारे में उनकी कविताओं को जरूर पढ़ लें। गोपाल सिंह नेपाली की जीवनी संक्षिप्त रूप में थोड़ा सा देख लें। अब हम कुछ जो महत्वपूर्ण सामग्री है, साहित्य के इतिहास से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हम सब जानते हैं कि साहित्य के इतिहास, कविता के इतिहास, इसे आदिकाल से हम लोग शुरू करते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने जो विभाजन किया है, उसी विभाजन को सबने स्टैंडर्ड माना है। आदिकाल 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक आदिकाल को कहा जाता है। उसके बाद का समय भक्ति काल आता है, 1350 से लगभग 1650 ईस्वी तक। रीतिकाल 1650 से 1850 तक। छायावाद, पॉज कीजिएगा, थोड़ा पॉज कर दीजिए इसको। साहित्य में काल का विभाजन रामचंद्र शुक्ल के आधार पर हम लोगों ने किया है। इसमें सबसे पहले आदिकाल आता है, 7वीं 8वीं शताब्दी से लेकर 13वीं सदी तक का समय को आदिकाल कहते हैं। भक्ति काल है, 1350 से लेकर 1650 तक के कालखंड को भक्ति काल कहते हैं। 1650 से लेकर 1850 तक के कालखंड को रीतिकाल कहा जाता है। 1850 से लेकर 1900 तक के समय को भारतेंदु युग कहा जाता है। 1900 से 1918 का कालखंड द्विवेदी युग है। 1918 से 1936 का कालखंड छायावाद है। 1936 से 1943 प्रगतिवाद है। 1943 से 1951 का समय प्रयोगवाद है। उसके बाद नई कविता का समय आता है। 1951 से लेकर 1961 तक का जो समय है उसे नई कविता का समय कहा जाता है। 1951 से लेकर 1960-61 तक के समय को नई कविता का समय कहा जाता है। उसके बाद 1960 से लेकर 1970 का जो कालखंड है वो अकविता का समय है। उसके बाद समकालीन कविता है, या ऐसे कह सकते हैं कि नई कविता 1951 से 1960 और 1960 के बाद की जो समय है उसे साठोत्तरी कविता भी कहा जाता है। साहित्य का कालखंड में प्रश्न यह पूछा जाता है कि आपको साहित्य के इतिहास में साहित्य का कौन सा कालखंड सबसे ज़्यादा प्रिय दिखाई देता है। हमारा जिस पर पकड़ होगा हम उसको कहेंगे, या एक अच्छा सा उत्तर हमारा यह हो सकता है कि छायावाद हिंदी साहित्य में सबसे हमें प्रिय दिखाई देता है। हमें सबसे प्रिय जो कालखंड है वो छायावाद है। कोई व्यक्ति भक्ति काल को कह सकता है, लेकिन उसको अपने उत्तर को परिष्कृत करने के लिए हमारे पास पर्याप्त मटेरियल होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। एक प्रश्न जो हमको पूछा जा सकता है बिहार से, वो होता है अक्सर कि हिंदी साहित्य के विकास में बिहार का क्या योगदान है। बिहारी होने के कारण यह प्रश्न हो सकता है। तो हमारा यह उत्तर होगा, पुरानी हिंदी से लेकर, प्रारंभिक हिंदी से लेकर आज तक हिंदी का जो कालखंड आया है, इस कालखंड में कौन कौन से कवि ने अपना महत्वपूर्ण योगदान हिंदी साहित्य को दिया है। तो हम देखते हैं कि पुरानी हिंदी और प्रारंभिक हिंदी के कालखंड में आदिकाल में जिन 84 सिद्धों की चर्चा की जाती है, उसमें से 36 सिद्ध कवि बिहार के रहने वाले थे। इतना ही नहीं, सिद्धों के आदि पुरुष और हिंदी के प्रथम कवि सिद्ध सरहप्पा 8वीं सदी में, उन्होंने यहीं पर उनका संस्कार हुआ था।
यहीं पर वो जन्म लिए थे। मिथिलांचल में ज्योतिरीश्वर ठाकुर और विद्यापति। ज्योतिरीश्वर ठाकुर को हिंदी के प्रथम गद्यकार के रूप में जाना जाता है और विद्यापति ने संस्कृत में 13 ग्रंथ, अपभ्रंश में 2, जबकि मैथिली में उन्होंने पदावली की रचना की। शाहाबाद के दरिया साहब हैं, आरा के सदल मिश्र हैं 18वीं शताब्दी में, छपरा सारण के धरणीधर दास हैं जिन्होंने धरणीश्वर संप्रदाय की स्थापना की, मुजफ्फरपुर के अयोध्या प्रसाद खत्री हैं, शाहाबाद के फिर राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह हैं 1890 में, आरा के शिवपूजन शाह हैं, रामदहीन मिश्र हैं, मोहनलाल महतो वियोगी हैं, मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव के रामवृक्ष बेनीपुरी हैं। इसके साथ साथ सरहप्पा जो सिद्ध कवि हैं, जो तथाकथित ज्ञानी है, वे सत्य का बखान करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि देह में ही बुद्ध का निवास है। उनकी जो प्रसिद्ध कविता है, पंडित सकल सत बखाना देह ही बुद्ध बसत न जाना, सिद्ध कवि की यह एक महत्वपूर्ण कविता है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा में वज्रयान या तंत्रयान का 7वीं 8वीं सदी में सहजयान सरहप्पा, जिनके बाद जो 10वीं 11वीं शताब्दी में नाथ पंथ का विकास हुआ, इसके प्रवर्तक गोरखनाथ थे जो शिव के उपासक हो गए। ऐसे नाथों की संख्या 9 है। हमारे बिहार में इन आदि कालखंड में इन महत्वपूर्ण रचनाकारों के बारे में एक कलेक्शन करके हम उनके बारे में बता सकते हैं। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि आप आदिकाल में हम लोग देखते हैं कि हठ योग साधना की बात की जाती है, तो हठ योग क्या है? एक बार हमसे ये पूछा गया था, तो हठ योग क्या है? इंद्रियों की जो सामान्य प्रवृत्ति, हमारी जो इंद्रियों की सामान्य प्रवृत्ति अधोगामी होती है, उसे ऊर्ध्वगामी बनाना, अर्थात मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक लाना, इसे हठ के माध्यम से ही संभव किया गया है। यह चूंकि अनुभव का विषय है, इसलिए इसमें रहस्यवादी आवरण है और यही हठ योग है। इंद्रियों की अधोगामी प्रवृत्ति को ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति बनाना हठ योग के माध्यम से ही संभव है। भक्ति काल में एक रहस्यवाद जो शब्द आता है, अक्सर रहस्यवाद को लेकर भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये हमारे हिंदी साहित्य में रहस्यवाद कहाँ कहाँ आता है। तो आदिकाल में सिद्धोनाथों का रहस्यवाद है, छायावाद में रहस्यवाद है, फिर आप देखेंगे कि उत्तर छायावाद में अज्ञेय के यहाँ भी सृजनात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है। तो ये जो विभिन्न कालखंडों में रहस्यवाद है, उस रहस्यवाद की अपनी प्रवृत्ति क्या है। तो सिद्धोनाथों के यहाँ जो रहस्यवाद है, वो रहस्यवाद चूंकि रहस्य का मतलब हो जाता है कि अमूर्त जो चीज़ है उसको उसकी प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति, प्रतीक के रूप में जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देता है, उसकी अभिव्यक्ति ही रहस्यवाद कहलाती है। तो सिद्धोनाथों का जो रहस्यवाद है वह कहीं ना कहीं छायावाद और उत्तर छायावाद के रहस्यवाद से भिन्न दिखाई देता है। कबीर का जो रहस्यवाद है, वो रहस्यवाद सिद्धों के रहस्यवाद से अलग है। अब जब सिद्ध और नाथ का जो रहस्यवाद है, वह रहस्यवाद कहीं ना कहीं पारलौकिक सत्ता है, उस पारलौकिक सत्ता के साथ तादात्मीकरण का भी प्रयास सिद्धोनाथों के यहाँ रहस्यवाद के माध्यम से किया जा रहा है। यह रहस्यवाद कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कबीर का जो रहस्यवाद है, जैसे कबीर कहते हैं कि बालम आओ हमारे गेह रे, तुम बिन दुखिया देह रे। तो उनका यह रहस्यवाद अपने जो प्रिय है, उस प्रिय के प्रति अपनी आसक्ति को बतलाता है। हंसी खेलो हरि मिले तो कौन सहे खरसान, काम क्रोध तृष्णा तजय ताही मिले भगवान। तो कबीर का रहस्यवाद अपने आध्यात्म, अपने ईश्वर, अपने राम, निर्गुण राम को प्राप्ति का, उनको बताने का एक माध्यम है। जैसे वो खुद कहते हैं, जैसे कि वो जो गूंगे है, गूंगे को अगर मीठा खिला दिया जाए तो वो गूंगा
मीठे की अभिव्यक्ति किस प्रकार करेगा वह एक रहस्यवाद है। ठीक उसी प्रकार से भक्ति काल में निर्गुण संतों का भी रहस्यवाद लगभग उसी प्रकार है। कबीर के राम निर्गुण हैं, निराकार हैं तथा भावनाओं एवं संबंधों में सगुण रूप में आ जाते हैं। ये अनुभव के राम हैं जो निर्गुण सगुण से ऊपर है। यहाँ भक्ति काल में तुलसी के राम सगुण हैं, अवतारी हैं, किंतु स्वयं तुलसी निर्गुण और सगुण का समन्वय करते हैं। अगुण नहीं सगुण नहीं, नहीं कुछ भेदा, अगुण सगुण नहीं, अगुण सगुण द्वि ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनाद अरूपा। सगुण रूप ज़्यादा लोकप्रिय होगा क्योंकि वह सामाजिक और सामूहिक है। निराला के राम आधुनिक हैं, लौकिक हैं। वो हम देखते हैं राम की शक्ति पूजा में निराला के जो राम है, छायावादी रचनाकार के यहाँ जो रहस्यवाद है और रहस्यवाद लौकिक रहस्यवाद के रूप में दिखाई देता है। जैसे अब मित्रवर विजय होगी न समर, जब राम यह कहते हैं कि मित्रवर विजय होगी न समर, तो कहीं ना कहीं हमको यह लगता है कि राम लौकिकता के धरातल पर है और यह व्यक्ति लौकिक है। यह ब्रह्म होकर भी, ईश्वर होकर भी यह रो रहा है, हे मधुकर श्रेणी, हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तूने देखा सीता मृग नैनी। वो पूछते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं। वे अपने इंद्रियों के माध्यम से बताते हैं कि वे आज के समय में उदास हैं। मतलब निराला के राम लौकिक राम है, उसे आप देख सकते हैं, उसको आप महसूस कर सकते हैं। वे ईश्वर हैं, ईश्वर होने के बावजूद भी वे अवतारी हैं, लीला रच रहे हैं, लीला के रूप में हैं। वे हमारे यहाँ सामान्य संबंधों में दिखाई दे रहे हैं। तो हम मोटा मोटी एक डिफरेंस कर सकते हैं कि तीनों कालखंडों में विभिन्न प्रकार के रहस्यवाद किस रूप में है, कैसे है। अब यहाँ पर इसके अतिरिक्त और कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वो प्रश्न एक बड़ा ही कॉमन प्रश्न है। वो प्रश्न होता है हिंदी साहित्य में आपके कौन से कवि सबसे प्रिय कवि हैं और क्यों हैं। इसमें हमारा उत्तर, आपके अपने अपने उत्तर हो सकते हैं। 2-3 कवि यहाँ पर हैं महत्वपूर्ण। भक्ति काल में हम कबीर को कह सकते हैं, तुलसी को कह सकते हैं, निराला को कह सकते हैं। लेकिन हमारे पास पर्याप्त मटेरियल कबीर पर दिखाई देता है ताकि हम बोर्ड को संतुष्ट करें। अब पूछा जाएगा कि आपके प्रिय कवि कौन है, तो हमारा यदि उत्तर होता है कबीर है, ठीक है, तो भाई कबीर क्यों है। अगर वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो कबीर की प्रश्नाकुलता, कबीर के प्रिय होने के हमारे 2-4-5 पॉइंट हैं। उसका पहला पॉइंट है कि कबीर के अंदर प्रश्नाकुलता का होना, प्रश्न पूछना। डेमोक्रेसी में प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तभी इसकी प्रासंगिकता और तार्किकता बनी रहेगी। और यह वर्तमान समय में कबीर की प्रश्नाकुलता वर्तमान समय में प्रासंगिक नजर आती है। कैसे? जैसे रघुवीर साहब के शब्दों में इसे प्रासंगिक कहा जा सकता है, प्रासंगिक आधार प्रदान किया जा सकता है। जैसे रघुवीर साहब की कविता है, नहीं यहाँ कोई नहीं है, मतलब के इबारत से लेकर सारे के सारे व्यवस्था के पक्ष में चले गए हैं, प्रतिपक्ष में शेष है कविता। मुक्तिबोध के शब्दों में सब चुप, साहित्य चुप, कवि जन निर्वाक। इस माहौल में कबीर की प्रासनाकुलता उत्प्रेरित करती है अपनी चुप्पी तोड़ने के लिए। वर्ण व्यवस्था, जाति, धर्म की विभाजनकारी भूमिका के विरोध में कोई आवाज़ उठाता है तो वह कबीर है। दूसरा कबीर के अंदर जो विशेषता दिखाई देती है, कबीर का आविर्भाव एक ऐसे समय में होता है जब सामंती पुरोहितवादी गठबंधन का समय चलता है। उसका वो विरोध कहाँ से करते हैं? बनारस की धरती से करते हैं। शास्त्र प्रतिपादित धर्म और शास्त्र प्रतिपादित चिंतन के विरोध में आवाज़ उठाने की हिम्मत किसी में है तो वह कबीर में है। कबीरा खड़ा बाजार में, लिया लुकाठी हाथ, जाघर जारा आपने चला हमारे साथ। यह आत्मविश्वास,
और किसी में नहीं, कबीर में दिखाई देती है। कबीर ऐसा व्यक्ति जो तत्कालीन सामंती परिवेश में बनारस की धरती से शास्त्रवाद और सामंतवाद के विरोध आवाज़ उठाता है। और यह आवाज़ सिर्फ और सिर्फ उसके कथनी में नहीं दिखाई देता है, उसके आचरण में भी दिखाई देता है। हम सब जानते हैं कि जब व्यक्ति अंतिम समय में होता है तो वह मोक्ष के लिए बनारस की धरती पर प्राण त्यागता है। कबीर ऐसे संत हैं, ऐसे भक्त हैं जो मृत्यु के समय बनारस को छोड़कर मगहर चले जाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति शास्त्रवाद, सामंतवाद और ईश्वर के तार्किकता की बात करता है, पाहन पूजे हरि मिले तुम्हें पूजू पहाड़, वह व्यक्ति मरते समय बनारस कैसे रह सकता है? जो तन काशी तजे कबीरा तो राम ही कहाँ नहीं हो रहा है। यदि हमने राम की भक्ति किया है तो हमारे मृत्यु का जो आलंबन है, आधार है, उसके आधार पर हमारे मोक्ष का निर्धारण नहीं हो सकता है। यही कारण है कि कबीर मरते समय काशी छोड़कर मगहर चले जाते हैं। अर्थात व्यक्ति के आचरण, व्यक्ति के समन्वय, आचरण और व्यवहार, व्यक्ति के चिंतन और उसके व्यवहार, कोऑर्डिनेशन बिटवीन थिंकिंग एंड बिहेवियर, यह कबीर में दिखाई देता है। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं, कबीर में अस्वीकार्य, असहमति, विरोध है, या उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब वो यदि कहीं आप असहमत हैं, अस्वीकार्य है, तो यह विरोध के रूप में दिखाई देगा। यह विरोध सिर्फ विरोध के स्तर पर नहीं बल्कि आचरण में भी दिखाई देगा। मन, वचन और कर्म का समन्वय कबीर के माध्यम से सीखा जा सकता है। मध्यकालीनता के दायरे से बाहर निकलकर तर्क का सहारा लिया जाता है और आधुनिक माना जाता है। मतलब आधुनिकता, मध्यकाल में व्यक्ति जन्म लेकर भी आधुनिक हो सकता है और वर्तमान समय में जन्म लेकर व्यक्ति मध्यकालीन भी हो सकता है। यह कबीर के माध्यम से हमको दिखाई देता है। जैसे कबीर मध्यकाल में जन्म लेते हैं लेकिन अपनी तार्किकता के आधार पर वे आधुनिक बनते हैं। ठीक है, जब वर्तमान में हम तर्क को हटाकर यदि आस्था का सहारा लेते हैं तो हमारी सोच मध्यकालीन हो जाती है। कबीर अपने युग से 500-600 वर्ष आगे हैं। अर्थात कबीर का युग जो था वो वर्तमान से कहीं न कहीं आगे था, और हम वर्तमान समय में यदि लौकिकता और आस्था की बात करते हैं, इस कोविड-19 एरा में यदि हम आस्था के लिए इतना तत्पर होते हैं, इतना त्याग करते हैं, इतना संघर्ष कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम आज वर्तमान समय में 500-600 वर्ष पीछे चले गए हैं। तार्किक न होकर आज हम अतार्किक दिखाई देते हैं। इस आधार पर भी कबीर प्रासंगिक नजर आते हैं। कर्मकांड और आचरण से अलग हटकर धर्म की मूल संवेदना को पहचानने की कोशिश कबीर करते हैं, और उस दौरान किसी भी प्रकार की कट्टरता और सांप्रदायिकता के लिए उनके यहाँ कोई स्थान शेष नहीं रहता है। कबीर कागज के लेखी की तुलना आंखों देखी से करते हैं। मैं कहता आँखिन देखी, अर्थात व्यक्ति को अपनी जो आचरण है उस आचरण को हमें अपने, इसको आचरण से नहीं देखा जाए, मतलब कबीर आंखों देखी में ज़्यादा विश्वास करते हैं, मान्यताओं में ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं। मैं कहता आँखिन देखी, एक और उनकी कविता है, वो हमें अभी याद नहीं आ रही है। अगला पॉइंट हम लोग कबीर में यह कह सकते हैं कि लोक और शास्त्र के द्वंद्व में लोक के पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं कबीर। शास्त्र प्रतिपादित धर्म और उसके चिंतन से कबीर टकराते हैं, किंतु उसके लोक के अंतर विरोध और अंतर द्वंद्वों पर वो जमकर प्रहार भी करते हैं। कुल मिलाकर ये 4-5 पॉइंट ऐसे बनते हैं जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि कबीर हमारे प्रिय कवि हैं। इसके बाद हमारे एक दूसरा हम लोग तैयार कर सकते हैं निराला को लेकर। निराला हमारे प्रिय कवि क्यों हैं? आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा या हमसे कोई प्रश्न पूछे, आपसे प्रश्न पूछे कि आपके प्रिय कवि निराला क्यों है, या आपका उत्तर हो कि मेरे प्रिय कवि निराला है। तो निराला के पक्ष में 2-3 पॉइंट्स बनते हैं।
यदि हम कहते हैं कि मेरे प्रिय कवि निराला है तो क्यों, तो हमारा उत्तर होगा पहला, मरते हुए भी जीने की चाह हमें आकर्षित करती है। ये जो जिजीविषा है और जीवटता निराला के काव्य में मिलती है, जो अन्यत्र दुर्लभ है। निराला उदाहरण है, प्रेरणा है उनके लिए जो जीवन संघर्षों में अग्रसर है, जो जीवन संघर्ष में बार बार हारते हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया सदा विरोध, धिक जीवन जो सदा किया शोध, हाय जानकी उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा जो राम का जो न थका। जो नहीं जानता दैन्य, नहीं जानता विनय। हम लोग बार बार पीटी मेंस पास करने के बाद इंटरव्यू में आकर हार जाते हैं, थक जाते हैं, फेल हो जाते हैं। हमने भी 2-3 बार फेल हुआ है, हम भी 2-3 बार फेल हुए इंटरव्यू में आकर। तो यहाँ पर निराला की जिजीविषा, जीवटता यह बताती है, वह एक और मन रहा राम का जो नहीं थका। अर्थात राम थकना नहीं जानते हैं, राम हारना नहीं जानते हैं। तो कहीं न कहीं यह हमारे लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत है। तो एक पहला पॉइंट बनता है कि निराला की जिजीविषा और जीवटता जो हमारे जीवन दर्शन के रूप में दिखाई देनी चाहिए। पूरे जीवन संघर्ष में मानवीय चेतना के प्रतीक घोषित मानवीय प्रतिबद्धता निराला हैं और निराला इसका निर्वाह भी करते हैं। एक देखिएगा कि इनकी जो राम की शक्ति पूजा 1936 में आती है, तो 1935 में उसे जस्ट पहले सरोज स्मृति का निर्माण करते हैं, सरोज स्मृति लिखते हैं निराला। और सरोज स्मृति लिखते लिखते निराला कहीं ना कहीं राम की शक्ति पूजा की पृष्ठभूमि भी तैयार कर रहे होते हैं। सरोज स्मृति निराला की कालजयी रचना राम की शक्ति पूजा का पृष्ठभूमि है। धन्य मैं पिता निरर्थक था जो तेरे हित कुछ कर न सका। अपनी पुत्री सरोज के लिए बारे में उनकी यह जो शब्द है वह हर एक उस ईमानदार पिता के लिए हैं, जो व्यक्ति संघर्ष करता है, इस अमानवीय व्यवस्था से टकराता है, लेकिन उस अमानवीय व्यवस्था से टकराने के बाद भी अपने जो मर्यादा है, सत्य वचन है, सत्य का जो राह है, उस राह को त्यागता नहीं है। तो यह एहसास होता है कि निराला की सरोज स्मृति की जो सरोज है वह सिर्फ निराला की बेटी नहीं है, बल्कि हर उस ईमानदार पिता की बेटी है, जो जीवन संघर्ष में ईमानदारी के पथ पर चलता है और उसे बार बार दुत्कार दिया जाता है। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। बनबेला में इसी के बारे में कहते हैं कि व्यर्थ हो गया जीवन, रण में मैं गया हार। लेकिन निराला ऐसा नहीं है कि निराला यदि लिखते हैं बनबेला में व्यर्थ हो गया जीवन, रण में मैं गया हार, तो वो हारते हैं, क्योंकि निराला हारना नहीं जानते हैं। निराला की जिजीविषा हम विद्यार्थियों को भी, या हम जब आज के डेट में प्रशासनिक व्यवस्था में काम कर रहे हैं, यहाँ भी हमें प्रेरित करती है कि नहीं, अगर व्यवस्था अमानवीय हो जाए या किसी प्रकार की समस्याएं आ जाए, तो हमें ऐसा नहीं है कि उस व्यवस्था के साथ खुद को सामंजस्य स्थापित करना है, बल्कि उस जो कैरेक्टर है, जो प्रशासन की जो मूल विशेषता है, उसको बनाकर रखने की जरूरत है, अपने आचरण को बनाकर रखने की जरूरत है। यह निराला का संदेश है। निराला की किसी लकीर में आस्था नहीं है। जो दूसरे के द्वारा खींची गई लकीर में आस्था नहीं रखता हो, खुद के द्वारा अपनी एक लकीर खींचता है, वही निराला है। जैसे निराला ने शिल्प के स्तर पर यदि हम इसको देखें, तो उन्होंने जूही की कली में छंदों के बंधन को नकारा, प्रगतिशील चेतना को अभिव्यक्त किया, कुछ नवीन और सार्थक कर पाने की बेचैनी निराला को विशिष्ट बनाती है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि आपके प्रिय रचनाकार, प्रिय कवि कौन है, तो यदि कबीर कहेंगे तो कबीर के भी हमारे 2-3 पॉइंट्स हैं, निराला के भी 2-3 पॉइंट्स हैं। ज़्यादा लंबा बोलने का समय वहाँ नहीं रहता है, 1-2 पॉइंट्स ही हम लोग तार्किक रूप से वहाँ पर बोलें, यही महत्वपूर्ण है। कुछ बातें और वहाँ पर जो साहित्य के छात्र से पूछी जाती हैं कि एक प्रशासनिक व्यवस्था में साहित्य के छात्र को हम क्यों लें। आखिर ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले हैं, इंजीनियर्स हैं, मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, तो आपने साहित्य से ग्रेजुएशन किया या साहित्य को एक ऑप्शनल विषय के रूप में लिया है, तो फिर हम आपको क्यों लें। तो हम लोग भी इसके लिए उत्तर हम लोगों ने तैयार किया था।
तो प्रशासन में जाने के लिए साहित्य में स्नातक होना या साहित्य का मर्मज्ञ होना यह जरूरी नहीं है। हम साहित्य विषय को लेकर प्रशासन में चयनित हो रहे हैं, तो हमारा उत्तर कहीं ना कहीं इस आधार पर होना चाहिए कि अन्य के अपेक्षा हमारा जो साहित्य विषय का जो ज्ञान रहा है, अध्ययन रहा है, उनके मुकाबले ज़्यादा हमें प्रशासन में अपनी उपयोगिता साबित करने में मदद करेगा। हमारी उपादेयता अन्य के मुकाबले निश्चित रूप से ज़्यादा होनी चाहिए। अब साहित्य में सबसे पहला तो उत्तर हम लोग सब जानते हैं कि साहित्य व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है, और प्रशासन की आज संवेदनशीलता की बात की जा रही है। स्वाभाविक है कि जिन छात्रों ने साहित्य का अध्ययन किया है अन्य के उपेक्षा ज़्यादा संवेदनशील होंगे। तो अब इसको हम अपने कवियों के माध्यम से इसको हम इनरिच करने का प्रयास करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि सर, साहित्य व्यक्ति को संवेदनशील बनाता है, और हमने साहित्य का अध्ययन किया, स्वाभाविक है कि हम जब प्रशासक बनेंगे तो हमारी संवेदनशीलता अन्य के मुकाबले ज़्यादा हो गई। हमने कबीर को पढ़ा है, कबीर आंखों देखी की बात करते हैं, तार्किकता की बात करते हैं, और हमारे आज के समय में वर्ल्ड बैंक में गुड गवर्नेंस, सुशासन के लिए जो आधार है, सुशासन जिसको कहा जाता है, वह कहीं ना कहीं पहले से ही कबीर के यहाँ दिखाई देता है। कहत कबीर सुनो भाई साधु। इसके अतिरिक्त कबीर हम के यहाँ निर्णय पर आत्मविश्वास, डिसीजन मेकिंग में सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात की जाती है, वो भी हमारे रचनाकारों में दिखाई देता है। जैसे कबीर का उदाहरण हम ले सकते हैं कि कबीरा खरा बाजार में, जिसमें अखंड आत्मविश्वास दिखाई देता है। संवेदनशीलता के लिए दुखिया सब संसार है, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। जन भाषा में जन साहित्य लिखना, जन भाषा में जनता के साथ संवाद स्थापित करना साहित्य हमें सिखलाता है। संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। तो सिर्फ कबीर के दोहों के माध्यम से ही हमको अपनी साहित्य की उपयोगिता साबित नहीं करनी है, हमें निराला की जिजीविषा को बताना है, निराला की जीवटता को बताना है। निराला के यहाँ जिजीविषा है, मरते हुए व्यक्ति को जीने की राह दिखाता है, अमानवीय व्यवस्था के साथ लड़ने की राह दिखाता है निराला का साहित्य। छायावाद का साहित्य राष्ट्रवाद की बात करता है, राष्ट्रीय स्वाधीनता के समय में लिखी गए साहित्य को प्रासंगिकता के साथ दिखाता है। हम कह सकते हैं कि 1936 के कालखंड का जो साहित्य है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमृत वीर पुत्रो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। वर्तमान समय में कहीं ना कहीं जो आत्म बलिदान है, आत्मगौरव की बात है, वो दिखाई देता, हमारे साहित्य में दिखाई देता है। शेरों की मान में आया है स्यार, जागो फिर एक बार, या हिमालय शीर्षक कविता। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ जो एक प्रशासक है, हिंदी साहित्य के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था में अपने उपयोगिता साबित करने में उसकी जो अस्पष्टता, साहित्य का जो व्यक्ति होता है वो अस्पष्ट होता है। इसके साथ साथ निर्णय में, डिसीजन मेकिंग में उसकी भूमिका अन्य विषयों के मुकाबले ज़्यादा प्रासंगिक और तार्किक दिखाई देती है। इसलिए मेरा मानना है सर कि साहित्य विषय लेने वाले अन्य विषयों के मुकाबले ज़्यादा प्रासंगिक नजर आते हैं। साहित्य समाज को समझने का एक सशक्त माध्यम भी प्रस्तुत करती है। समाज का दर्पण है। हम सब जानते हैं, शुरू से ही हम लोगों ने पढ़ते आए हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है और दीपक भी। अगर समाज को पढ़ना है, जानना है, तो हमें उस कालखंड के जो साहित्य है, उस साहित्य को अगर हम पढ़ लेते हैं तो उस कालखंड को पूरी तरह से जान जाते हैं। जैसे 1936 के कालखंड को हमको जानना है कि 1936 का कालखंड कैसा था, तो हम यदि प्रेमचंद के गोदान को पढ़ लेते हैं तो संपूर्ण समस्याओं के समाधान, समस्याओं के विभिन्न रूप उसको जान जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम यह कह सकते हैं कि अगर साहित्य किसी कालखंड के समय को, किसी कालखंड को जानना है तो साहित्य हमें कहीं ना कहीं उस कालखंड के बारे में पूरी जानकारी जरूर दे देगा। संस्कार और विचार दोनों विधा हमारे यहाँ साहित्य में दिखाई देती है। अतीत, वर्तमान और भविष्य को साहित्य दिखाता है। समस्याओं की मानवीय समझ संवेदनशीलता के माध्यम से साहित्य बताता है। यह एक
स्वस्थ मनोरंजन भी है। एक दूसरा प्रश्न हमारे यहाँ जो पूछा जाएगा, आप सब जो तैयारी कर ही रहे हैं, तो दिनकर के बारे में। दिनकर हमारे यहाँ के महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। आखिर यदि हमसे यह पूछा जाता है कि दिनकर के बारे में क्या जानते हैं, तो स्वाभाविक है कि दिनकर के बारे में हम बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी साहित्य में दिनकर का क्या योगदान है? क्योंकि बीपीएससी में दिनकर की कोई रचना पढ़नी नहीं है, तो स्वाभाविक है कि हम लोग दिनकर को पढ़े नहीं हैं, लेकिन दिनकर के बारे में थोड़ी जानकारी जरूर रखना है कि दिनकर की कौन कौन सी रचना है, दिनकर के बारे में, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था, और आखिर दिनकर के रचना करने का क्या आधार था। तो दिनकर खुद लिखते हैं कि मैं छायावाद के पीठ पर आया। दिनकर अपने खुद रचनाओं में लिखा है कि मैं छायावाद के पीठ पर आया। अतः स्वाभाविक है कि इनकी यहाँ छायावाद की विशेषता जरूर होगी। हम सब जानते हैं कि दिनकर उत्तर छायावाद के रचनाकार हैं। दिनकर के ऊपर कुछ रचनाकारों का प्रभाव दिखाई देता है। बाह्य स्तर पर जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त दिनकर को ज़्यादा प्रभावित करते हैं, जबकि आंतरिक स्तर पर इकबाल का जागरण, स्वतंत्रता और शौर्य ज़्यादा प्रभावित करता है। मतलब कहने का मतलब यह हुआ कि दिनकर के ऊपर आंतरिक और बाह्य रूप से विभिन्न रचनाकारों का प्रभाव रहा है, जैसे जयशंकर प्रसाद और गुप्त का आंतरिक स्तर पर और बाह्य रूप से इकबाल का। लेकिन दिनकर में जो प्रेम का तत्व दिखाई देता है वो टैगोर से लिया गया है। मतलब टैगोर प्लस इकबाल, ये दोनों प्रभाव हमें दिनकर के यहाँ दिखाई देगा। जैसे दो विरोधों का सामंजस्य का मतलब हो गया कि दो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ। जैसे हमको राष्ट्रीय आंदोलन में दो विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियाँ कहाँ दिखाई देती हैं, जैसे गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह को एक साथ रखिए और गांधी को अलग रखिए, तो ये दो विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं हैं। तो ये दो परस्पर विरोधी जो चरित्र हैं, दिनकर के काव्य में दो विपरीत ध्रुव के रूप में दिखाई देते हैं, और दिनकर इन दो विपरीत ध्रुवों को साधने के लिए जीवन भर रचनाशील रहे। अर्थात उनकी रचनाशीलता की जो प्रेरकता है वो दो विभिन्न ध्रुवों को साधने का प्रयास है, और इसी को साधने के लिए वो जीवन भर रचनाशील बने रहते हैं। राष्ट्रीयता और रोमांटिकता, ये दो तत्व दिनकर के यहाँ दिखाई देते हैं। राष्ट्रीयता के से संबंधित उनके जो रचनाएं हैं, हुंकार, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा और रेणुका, इसमें राष्ट्रीयता है। और रोमांटिकता में रोमांटिक तत्वों से जो लैस कविताएं हैं, काव्य है, जो सरस्वती और उर्वशी हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे हमारे जो शंकर का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप दिखाई देता है, अर्धनारीश्वर स्वरूप में दो तत्व हैं, एक है श्रृंगार और दूसरा है विध्वंस। तो यह अर्धनारीश्वर स्वरूप भी हमें कहीं ना कहीं निराला के काव्यों में दिखाई देता है। मतलब श्रृंगार भी है और विध्वंस का आयाम भी है। एक हाथ में डमरू, एक में बीणा मधुर उदार, एक आंख में गरल, दूसरे में संजीवन की धार। परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को हमेशा साधते रहे निराला, और वहीं उनके लिए रचनाशील बने रहने का महत्वपूर्ण आयाम भी है, आधार भी प्रस्तुत करती है। उनके यहाँ जो व्यक्तिक प्रेम है वह उसका विकास राष्ट्रीय प्रेम में होता है। दिनकर राष्ट्रीय नवजागरण के अंतिम प्रमुख कवि हैं। इनकी एक कविता है, मैं अतीत में मुर्दों को जिलाने नहीं जाता, मैं थोड़ा पीछे हटकर इस तरह बाण फेंकना चाहता कि अतीत थोड़ा कंपित हो जाता। उनकी जो रचना रश्मिरथी है
पूछा जा सकता है कि उनकी आपने कौन सी रचना पढ़ी है, या कोई आपसे मेंबर में बोर्ड में से मेंबर पूछ सकता है कि रश्मि रथी के बारे में आप क्या जानते हैं। अक्सर हम लोगों के घरों में रश्मि रथी पाई जाती है। उर्वशी लोग नहीं खरीदते, लेकिन रश्मि रथी देखते हैं कि किसी न किसी के यहाँ पाई जाती है। तो रश्मि रथी के बारे में क्या जानते हैं? रश्मि रथी, दिनकर ने रश्मि रथी में वर्ण व्यवस्था से वर्ण व्यवस्था से उसको मुक्त किया। रश्मि मतलब सूर्य, और इसमें रश्मि रथी में कर्ण के बारे में जानकारी दी गई है, अर्थात रश्मि का रथ खींचने वाला। रश्मि रथी में दिनकर ने जातिवाद और वंशवाद दोनों का विरोध किया है। दुर्भाग्यवश हमारे देश में वर्णवाद और वंशवाद छद्म आत्मगौरव का माध्यम रहे हैं, और साथ ही यह दूसरे जाति को हीन देखने का माध्यम भी रहे हैं। दिनकर ने कर्ण के जरिए इस जातिवाद और वंशवाद का विरोध किया है। जाति जाति रटते जिनकी पूंजी है, मैं क्या जानूं जात जाति है, ये मेरे भुजबल में है। दिनकर ने यह सिद्ध किया है, वंश और कुल की श्रेष्ठता के आधार पर व्यक्ति के शौर्य और गुण की श्रेष्ठता निर्धारित नहीं की जा सकती है। दुर्योधन के जरिए उन्होंने कहलाया है कि बड़ा होने से क्या होता है, छोटों को भी उसमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कर्ण के युग में जय पराजय का आधार व्यक्तिगत शौर्य नहीं था, निर्धारक थे ऋषियों और देवताओं के श्राप। यदि कर्ण को ऋषि का श्राप नहीं मिला होता तो स्वाभाविक है कि कर्ण की मृत्यु नहीं होती, या युद्ध का परिणाम कुछ दूसरा भी हो सकता था, उसकी जीत सुनिश्चित हो सकती थी। परशुराम ने शाप दिया था कि जब तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाने की जरूरत होगी तब तुम इसे चलाना भूल जाओगे। रश्मि रथी में कर्ण है, यह सामाजिक न्याय का प्रतिनिधिक पौराणिक चरित्र है। वह वंचितों और उपेक्षितों का अगुआ है। सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने ही उसे खलनायक से नायक बना दिया है। मोटा मोटी इतना हम लोग रश्मि रथी के बारे में अपने इंटरव्यू बोर्ड में मेंबर्स को बता सकते हैं। कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमसे, जैसे रस, छंद, अलंकार, या इसके अतिरिक्त हमसे दूसरे। रेणु दिनकर के बाद हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण रचनाकार और हुए हैं, वो रेणु है। क्योंकि यूपीएससी के सिलेबस में मैला अंचल को पढ़ना है, हमारे यहाँ मैला अंचल को नहीं पढ़ना है, हमारे यहाँ सिलेबस में वो नहीं है। इसलिए स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति आपसे पूछ सकता है रेणु के बारे में, कुछ बताइए रेणु के बारे में। तो हमने भी कुछ तैयार किया था कि रेणु के बारे में कि रेणु के जैसे किसी रचनाकार के बारे में पूछा जाता है, तो हम लोग भी शुरू में जब तैयारी कर रहे थे तो हम रचनाकार का कहाँ जन्म हुआ ये महत्वपूर्ण नहीं है। रचनाकार को रचना के माध्यम से जाना जाता है, मतलब रचनाकार के रचना की विशेषता उस रचनाकार की विशेषता मानी जाती है। रेणु के बारे में पूछने का मतलब हुआ कि रेणु की रचनाओं की क्या विशेषता रही है। रेणु यदि आंचलिक रचनाकार हैं तो फिर उनके रचनाओं में आंचलिक विशेषता कहाँ कहाँ पाई जा रही है, या आंचलिक विशेषता क्या है, अंचल क्या है, आंचलिकता का शुरुआत कहाँ से होती है, आंचलिक उपन्यास क्या है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नहीं है कि रेणु के बारे में रेणु क्या खाते पीते थे, रेणु का घर कहाँ था, ये नहीं हुआ। रेणु ग्राम्य जीवन और ग्राम संस्कृति को मिथक के साथ जोड़कर एक ऐसा कथा रस पैदा करते हैं जिसे नलिन बिलोचन शर्मा जी ने आंचलिक कहा है। आंचलिक उपन्यास साहित्य के इतिहास में चर्चा होती है रेणु के कारण ही। रेणु अपने उपन्यासों में एक गांव की ही कथा कहते हैं, लेकिन जब कथा समाप्त होती है तब पाठक को लगता है कि गांव की कथा देश की कथा से अलग कहाँ है।
रेणु की रचनाएं आंचलिकता और राष्ट्रीयता, व्यक्तिकता और सामाजिकता के पारस्परिक द्वंद्व से तैयार होती हैं। रेणु ग्राम्य जीवन के बहाने राष्ट्रीय जीवन की ही कथा कहते हैं। प्रेमचंद की रचनाओं में व्यक्ति चरित्र अंततः वर्ग चरित्र में तब्दील हो जाता है, लेकिन रेणु अपनी रचनाओं में व्यक्ति चरित्र को वर्ग चरित्र में बदलने की हड़बड़ी नहीं करते हैं। यहाँ व्यक्ति चरित्र के डिफरेंट सेट्स दिखाई देते हैं। उनकी तीसरी विशेषता यह है कि पात्र अच्छा हो या बुरा, रेणु उसे आत्मीयता और महत्व के साथ चित्रित करते हैं। उनके बुरे से बुरे पात्र के प्रति भी विरोधी दृष्टिकोण बनाना पाठक के लिए मुश्किल हो जाता है। चौथी खासियत यह है कि नायक की शास्त्रीय नायक और व्यक्ति नायक वाली परस्पर विरोधों को उन्होंने तोड़ा है। उनके उपन्यासों में अंचल नायक, बेला आंचल का ले, प्रति परिकथा को ले, एक नायक को निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। कोई पाठक यह नहीं कह सकता है कि मेला आंचल का नायक प्रशांत है या बावन दास, क्योंकि पूरा अंचल विभिन्न पात्रों के साथ इतनी आत्मीयता से चित्रित किया गया है कि वहां पर पूरा अंचल ही नायक दिखाई देता है। बैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन मार्क्सवादी रचनाकार हैं, लेकिन उनकी प्रतिबद्धता विचारधारा के बजाय मार्क्सवादी संवेदना के प्रति है। तभी तो जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता घोषित करते हुए कहते हैं, क्या है दक्षिण क्या है वाम, जनता को रोटी से काम। उनके कविता संग्रह हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तुमने कहा था। उनकी लघु पुस्तिकाएं हैं खून और शोले, प्रेत का बयान, चनाजोर गरम, अब तो बंद करो हे देवी, यह चुनाव का प्रहसन है। उपन्यास में है बलचनमा, रतिनाथ की चाची आदि। नागार्जुन की कविताएं एक व्यापक भौगोलिक दायरों को घेरती हैं। उनको भौगोलिक क्षेत्रों की विविधता के साथ साथ पात्र वस्तु की विविधता भी है उनके यहाँ। यात्री इसलिए कि आर्थिक और साहित्यिक मजबूरी उनकी यात्रा करनी रही है। मूल रूप से नागार्जुन गरीबों और पिछड़ों के रचनाकार हैं। उनके रचनाओं में राष्ट्र प्रेम, जन्मभूमि के प्रेम, पत्नी प्रेम, सर्वहारा प्रेम, गरीब तबकों में संघर्ष करने का मादा तैयार करते हैं वो। इसके अतिरिक्त उनके कविताओं में व्यक्तिगत अनुभव का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है। कभी वैसा बहिर्मुखी रूप में रहा है, इसके बावजूद भी वह अपने काव्य में अंतर्मुखी दिखाई देता है। इसी कारण उनके काव्य में व्यक्तिगत अभाव, व्यक्तिगत कष्ट एवं व्यक्तिगत संघर्षों की झांकियां स्थान स्थान पर मिलती हैं। इसके अतिरिक्त उनके कविताओं में विषमता बोध, किसान मजदूर शोषण, मध्य वर्ग का शोषण, पीड़ित एवं संत्रस्त जनता का बेचैनी, ये सब दिखाई देते हैं। इसे 20 सादृश्य निरूपण के जरिए प्रतिबद्धता की कसौटी पर भी देखा जाता है। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, या हमारे यूपीएससी सिलेबस में भी है। इसके अतिरिक्त प्रकृति उनके यहाँ अपने उपयोगितामूलक स्वर्ग में दिखाई देती है, जो प्रगतिवाद की विशेषता भी है। इसके बाद हमारे यहाँ गोपाल सिंह नेपाली
विशेषकर वैसे लोगों के लिए ज़रूरी हो जाते हैं जिनका घर चंपारण क्षेत्र में है। नेपाली के बारे में भी हम एक पैराग्राफ हमने उस पर तैयार किया है कि पूछा जा सकता है कि नेपाली के बारे में आप क्या जानते हैं अगर आप उस क्षेत्र से हैं। तो 1911 और 1963 के बीच उनका कालखंड रहा है। नेपाली ने छायावाद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और उत्तर छायावाद के राजनीतिक राष्ट्रवाद को मिलाकर अपनी राष्ट्रीय चेतना की जमीन तैयार की। इसलिए उनके स्वर में देशवासियों को जगाने का भाव भी है और विरोधियों के प्रति आक्रामकता भी। आज़ादी के पहले ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध लिखते रहे हैं और आज़ादी के बाद 62 में चीनी आक्रमणकारियों के विरुद्ध। आज़ादी से पहले आज़ादी के लिए और आज़ादी के बाद आज़ादी को बचाने के लिए। 1933 में पहला कविता संग्रह 65 कविताओं का आता है उमंग, जिसमें पंछी, रागिनी, पंचमी, नवीन, हिमालय ने पुकारा है आदि कविता हैं। इन्होंने निराला के साथ शुद्ध मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था। निर्माता निर्देशक के रूप में भी उन्होंने कुछ फिल्मों का निर्देशन भी किया है। 3 फिल्में शायद, नजराना, सनसनी, खुशबू। कहा जा सकता है कि नेपाली की कोई कविता सुना है। एक उनकी कविता में है एक पंक्ति, तुमसा लहरों में बह लेता मैं भी सत्ता गह लेता, ईमान बेचता चलता तो मैं भी महलों में रह लेता। एक और कविता है, नवीन कल्पना करो तुम नवीन कल्पना करो, अब देश है स्वतंत्र मैं दिनी ही स्वतंत्र है, मधुमारन है स्वतंत्र, रोशनी स्वतंत्र है, अब शक्ति की ज्वलंत दामिनी स्वतंत्र है। अब गद्य साहित्य में विशेषकर पूछे जा सकते हैं हमसे उपन्यास, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि के बारे में, और इसमें इससे संबंधित रचनाकारों के बारे में भी अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वाभाविक है कि जब गद्य साहित्य की बात की जाएगी, गद्य और पद्य, पद्य का मतलब होता है जहाँ पर भावना प्रबल है वहाँ पर पद्य है, और जहाँ पर विचारशीलता, चिंतनशीलता, बौद्धिकता जहाँ प्रबल हो जाती है वहाँ पर गद्य का जन्म होता है। हम सब जानते हैं कि गद्य का जन्म, गद्य का प्रादुर्भाव नाटक से होता है। भारतेंदु युग में सामाजिक सामूहिक संश्लिष्ट विधा नाटक के माध्यम से ही गद्य का प्रादुर्भाव होता है। 1850 के बाद, जैसे 1850 के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और स्वाभाविक है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है तो कहीं ना कहीं से बौद्धिकता का विकास होता है। रचनाशीलता, जब बौद्धिकता का विकास होगा तो रचनाशीलता अपने उन्हीं के साथ आयाम लेगी। मतलब अब हमारे केंद्र में जो भावना था, रचना के केंद्र में जो भावना था, अब वह बौद्धिकता स्थान लेती है। जहाँ भावना से जैसे ही बौद्धिकता की तरफ हम प्रस्थान करते हैं, पद्य से गद्य की तरफ भी प्रस्थान करते हैं। 1850 से लेकर 1900 का कालखंड जो भारतेंदु युग का कालखंड है, वहाँ पर बहुत सारे नए नए प्रयोग होते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। यहीं पर हम लोग देखते हैं कि राष्ट्र की तो कल्पना नहीं है, राष्ट्रवाद की कल्पना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें यह दिखाई देता है कि आने वाले समय में हम राष्ट्र की बात जरूर करेंगे। हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के कविताओं में भी ड्रेन ऑफ वेल्थ को देखते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं लेकिन छद्म रूप से भी बरबस लिए जाते अंग्रेज हम सब के वो लेक्चर के तेज, या फिर पूरी अम्मी की कटोरिया सी, चिरंजीवी रहो सदा विक्टोरिया रानी। एक तरफ यदि वे ब्रिटिश राज की हुकूमत की
खूबियों को बयान करते हैं तो दूसरी तरफ हमारे अपने कमजोरियों के बारे में बताते हैं। मतलब कहीं ना कहीं कविता आधुनिक काल में प्रवेश करने होती है, जहाँ पर हम अपनी समस्याओं को भी कविता में दिखाने का प्रयास करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि ये जो 1850 से 1900 का कालखंड जो है वो विचारधारा के स्तर पर कहीं न कहीं गद्य के निर्माण की आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार करता है। जो कविता का इतिहास हम पढ़ रहे थे, अब हम गद्य के इतिहास के तरफ ही हम जा रहे हैं। अब जब गद्य की बात आएगी तो स्वाभाविक है कि आपसे पूछा जाएगा, या हम लोगों से पूछा भी जाता रहा है कि कहानीकार आपके प्रिय का है, कहानीकार कौन है, आपके प्रिय उपन्यासकार कौन है। स्वाभाविक है कि इसमें सबके उत्तर जो होंगे वो कॉमन होंगे। कोई भी व्यक्ति जिन्होंने उपन्यास पढ़ा है वो प्रेमचंद को छोड़ नहीं सकता है। स्वाभाविक है कि हम लोग प्रेमचंद के बारे में ही बताएंगे कि हमारे प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद है। अब प्रेमचंद हैं उपन्यासकार, आपके प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद है, तो प्रेमचंद क्यों है? जैसा कि हमने बताया कि 1850 से लेकर 1900 तक कालखंड जो आधुनिक कालखंड है, तो ये आधुनिकता है। आधुनिक क्या है? ये शब्द आधुनिकता का मतलब क्या है? हम क्यों आधुनिक हैं? ये आधुनिक का मतलब क्या है? अब देखिएगा कि मध्यकाल और आधुनिक में कुछ अंतर हो जाता है। मध्यकाल में चिंतन के केंद्र में ईश्वर है, भाग्य है, ठीक है। और आधुनिक समय में चिंतन के केंद्र में व्यक्ति है, तार्किकता है। ईश्वर की जगह तर्क, विज्ञान तथा संदेह की जगह स्पष्टता को केंद्र में रखना आधुनिकता है, आधुनिक चिंतन है। डार्विन कहते हैं कि विकास की प्रक्रिया जैविक है, ईश्वरीय नहीं है। उन्होंने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया। मार्क्स का स्पष्ट कथन है, सुख दुख, अमीरी गरीबी ईश्वर प्रदत्त नहीं है बल्कि व्यवस्था प्रदत्त है। उन्होंने समाज में दो वर्ग होने की बात कही थी, शोषक तथा शोषित। विकास के चरण हैं आदिम साम्यवाद, दास व्यवस्था, मालिक और दास। सामंतवाद में जमींदार और किसान। पूंजीवाद में मालिक और मजदूर। मतलब आदिम साम्यवाद से जो विकास की शुरू होती है उसका विकास दास व्यवस्था में होता है, जहाँ पर दो वर्ण होते हैं, मालिक और दास। उसका विकास सामंतवाद में होता है, जहाँ जमींदार और किसान होते हैं। और वहीं बाद में पूंजीवाद में आकार ग्रहण करता है, जहाँ पर मालिक और मजदूर के रूप में दो समाज उभर कर सामने आते हैं। मानव सभ्यता का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। समाज व्यवस्था उत्पादन प्रणाली एवं उत्पादन के साधनों से निर्धारित होती है। मार्क्स ने व्यवस्था के प्रति परंपरागत समझ को बदला और कहा राज्य प्रभुत्वशाली वर्ग की रक्षा के लिए है। नित्य से ईश्वर का निर्माण कुछ धार्मिक एवं बीमार लोगों ने किया है। और एक प्रसिद्ध स्टेटमेंट है जुस्ट का, द गॉड इज डेड। कुल मिलाकर हम आधुनिकता की परिभाषा की बात कर रहे हैं कि यह आधुनिकता क्या है। आधुनिकता कालवाची नहीं है, ठीक है, यह समयवाची कालवाची नहीं है। कबीर बुद्ध आधुनिक है। 20वीं सदी का नाजीवाद, फांसीवाद आधुनिक नहीं है। आधुनिकता एक गतिशील अवधारणा है। संशय की जड़ता, प्रति मानवीय शक्तियों के खिलाफ संघर्ष आधुनिक है। समाज के हित में मानवीय विवेक से संचालित होता है। लेकिन यह यूरोपीय आधुनिकता से भिन्नता रखता है। यंत्रवाद, नगरीकरण, नास्तिकता, तकनीकी, इससे इतर ही बात करता है। भारतीय आधुनिकता विचार, सामाजिक संदर्भ, सतत विकास आदि से जुड़ा है। यह एक वैचारिक संदर्भ है। निश्चित मूल्य नहीं है,
सामयिक परिप्रेक्ष्य में भिन्न मूल्य प्रकृति सार्वभौमिक एवं शाश्वत नहीं होती, यह समाज परिस्थिति एवं समय से निर्धारित होती है। आधुनिकता विषय एवं दृष्टिकोण में आधारभूत परिवर्तन की बात करता है। अब देखेंगे कि हम लोग मध्यकाल में भक्ति, श्रृंगार, धर्म, आत्मा, आध्यात्म, ईश्वर, आस्था, सामंत, विश्वास, दर्शन, जड़ता, रूढ़िवादिता, अतार्किकता, संवादहीनता आदि केंद्र में थे। वर्तमान समय में राजनीति, अर्थ, आर्थिक चिंतन, तर्क, संदेह, संशय, द्वंद्व, दुविधा, संवाद, तर्क, व्यवस्थागत विषय केंद्र में है। जैसे हम में द्वंद्व है, संशय है, तो निश्चित रूप से यह आधुनिकता की निशानी है। ठीक है, अब इसको एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मध्यकाल में राम या मध्यकाल का कोई कविता में हम देखेंगे कि वहाँ पर आधुनिकता नहीं दिखाई देगी। कबीर की बात को छोड़ दिया, कबीर के कविताओं को छोड़कर तुलसी के जो राम है, ठीक है, अब तुलसी के राम और होरी, प्रेमचंद का होरी, दोनों की हम तुलना करें, दोनों में कौन विश्वसनीय दिखाई देगा? स्वाभाविक है कि हमको प्रेमचंद का होरी अधिक विश्वसनीय दिखाई देगा। जब होरी यह कहता है कि जिसके पांव तले गर्दन दबी हो उस पांव को सहलाना ही श्रेयस्कर है, तो स्वाभाविक है कि यह एक आधुनिक दृष्टिकोण है। अब होरी के द्वंद्व है कि वह राय साहब के यहाँ जाए कि नहीं जाए। द्वंद्व व्यक्ति को आधुनिक बनाता है। राम के यहाँ द्वंद्व नहीं है, तुलसी के यहाँ द्वंद्व दिखाई नहीं देता है। राम को जाना है, लड़नी है, लड़ाई में जीतनी है, यह सब तय है। तुलसी के राम आधुनिक नहीं है। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, अवतारी व्यक्ति हैं, ईश्वर हैं। स्वाभाविक है कि वो उनके अंदर विश्वसनीयता होरी के प्रेमचंद के होरी की तरह नहीं दिखाई देगी। प्रेमचंद का होरी अधिक विश्वसनीय है। प्रेमचंद के होरी को हम अपने घर में महसूस कर सकते हैं, हम अपने यहाँ देख सकते हैं। तुलसी के राम को नहीं देख सकते हैं। अब वाल्मीकि रामायण के जो राम है, अब सौंदर्य बोध है। अब थोड़ा सा एक सौंदर्य बोध को हम तुलना कर लेते हैं, इससे विश्वसनीयता और विश्वसनीयता की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। अब जब वाल्मीकि जी तुलसी के राम के सौंदर्य वर्णन करते हैं, राम का सौंदर्य वर्णन करते समय वाल्मीकि कहते हैं, अवधेश के द्वारे सकारे गई सुत गोद भूपति लैनिक से, बरदंत की पंगति कुंदकली अधराधर पल्लव खोलन की। मतलब राम के ओठों की तुलना वाल्मीकि फूलों के 9 उपलव से करते हैं। ठीक है, अब एक दूसरा कविता सूरदास के यहाँ, सूरदास ने भी कृष्ण के बाल्य रूप के सौंदर्य का वर्णन किया है। अब हरसती देख दूध की दतियां, तन मन की सूधी भूली। जब सूरदास कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तन मन की सूधी भूली, हरसती देख दूध की दतियां, तन मन की, ऐसे ही करके कविता है। अर्थात सूरदास ने कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन कृष्ण के उन दांतों को दिखाकर किया है जो अभी अभी नए नए जन्म ले रहे थे। तो स्वाभाविक है कि जब हम दोनों की तुलना करते हैं तो सूरदास का सौंदर्य वर्णन तुलसी या वाल्मीकि के सौंदर्य वर्णन की अपेक्षा ज़्यादा जीवंतता प्रदान करता है। और बालक कृष्ण में दूध के दांतों को खोजना राम के ओठों की सौंदर्य की तुलना में ज़्यादा जीवंत है, ज़्यादा तार्किक है, ज़्यादा विश्वसनीय दिखाई देता है। तो यह एक विश्वसनीयता का एक नया आधार है। तो हम आधुनिकता की बात हम कर रहे थे। अवतारवाद, भाग्यवाद, परलोकवाद, अप्रत्यक्ष अलौकिक सत्ता का विरोध, ईश्वर का निषेध,
आधुनिक विचारधारा है। अब अवतारवाद में ईश्वर लेते हैं। ईश्वर क्यों अवतार लेते हैं? प्रत्येक व्यक्ति क्यों नहीं अवतार लेता है? शूद्र, समाज, नारी, देश, इनको विषय क्यों नहीं बनाया जा रहा है? कबीर में समाज एवं धर्म की चिंता है, देश एवं राजनीति एवं अर्थ की नहीं। पारलौकिक दृष्टिकोण की जगह इहलौकिक दृष्टिकोण है। हम कबीर की बार बार इसलिए बात करते हैं कि कबीर मध्यकाल में भी आधुनिक है, उनकी यहाँ आधुनिक चिंतन दिखाई देता है। इसलिए जब हम लोग आधुनिकता की बात करेंगे तो जब उदाहरण देना हो कि मध्यकाल में कौन वैसा रचनाकार है जो आधुनिक है, स्वाभाविक है कबीर है। तो ये आधुनिक विचारधारा है। मध्यकाल में जीवन की सार्थकता भक्ति, दर्शन, धर्म, ईश्वर में अंतर्निहित है। भारतेंदु के यहाँ देश एवं समाज है, मनुष्य केंद्र में मनुष्य है, पूर्व में ईश्वर था। आधुनिकता का मतलब यह हो गया कि यदि केंद्र में हम मनुष्य को लाते हैं तो हमारा विचार आधुनिक है, जबकि पहले क्या था? केंद्र में ईश्वर थे। सुंदर जगत विहंग सुंदर, मानव तू सबसे सुंदर। मनुष्य के बेहतर सुख दुख से साहित्य जुड़ता है। खुद गुप्त जी का संदेश है, संदेश यहाँ नहीं मैं स्वर्ग से लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। उद्देश्य आनंद नहीं, विषमता की समाप्ति है, सामाजिक चेतना, कर्म और आनंद की प्राप्ति है। वर्तमान बोध, यह भी आधुनिकता का एक महत्वपूर्ण आयाम है। विकल्प, प्रयास, बोध एवं खोज की समन्वित चेतना आधुनिकता है। कविता का संदर्भ और चेतना दोनों आधुनिक समय में बदल गए हैं। कहाँ, किस विषय पर और कैसे, क्यों की चेतना जैसे ही आई, कविता आधुनिकता से जुड़ गई। परंपरा को वर्तमान प्रासंगिकता एवं चुनौतियों के साथ जोड़ती है, नया संदर्भ देती है। मोटा मोटी अब हम ये समझ गए कि आधुनिकता क्या है। एक कालवाची नहीं है। कविता के केंद्र में नारी भी हो सकती है। तर्क की कसौटी पर नई मर्यादा है, नई सामाजिक व्यवस्था है, और इस सामाजिक व्यवस्था में पुरुष और नारी दोनों को समान अधिकार प्राप्त है। यहाँ कविता में वैसे भी वहाँ वैसे चीज़ों पर भी कविता लिखी गई है जो उपेक्षित रही है, जैसे उर्मिला, यशोधरा, सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यह बड़ा व्याघात। अब यहाँ पर यशोधरा प्रश्न भी पूछती है। प्रश्न पूछना आधुनिकता की निशानी है। प्रश्न खड़ा करती है बुद्ध पर कि वो चोरी चोरी क्यों गए, और उसका उत्तर भी देती है। स्वयं प्राणों के प्रण में स्वयं सुसज्जित करके मैं खुद ही भेज देती रण में, सखी वे मुझसे कहकर जाते हैं। मतलब सार संक्षेप अर्थ यही हुआ कि यदि वे हमसे कहते तो मैं उन्हें भेज देती। ये आधुनिकता है। परंपरा में हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुष में पुरुष पर स्त्री की निर्भरता हमारे मध्यकालीन साहित्य में दिखाई देता है। पुरुष के भाग्य के साथ स्त्री की नियति जुड़ी हुई है। जिये बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसी ही नाथ पुरुष बिनु नारी। यह मध्यकालीन सोच है, यह आधुनिक सोच नहीं है। परंपरा में पुरुष से अलग अस्तित्व नहीं है, जबकि वर्तमान में आधुनिक सोच में मिलकर वे दोनों प्राणी दे रहे हैं खेतों में पानी। यहाँ पर पुरुष और स्त्री दोनों साथ साथ हैं। यहाँ कर्म संघर्ष है, आधुनिक विषय है, आधुनिक चिंतन है। अब हम लोग निराला की कविता में देखते हैं, वहां पर सौंदर्य बोध देखिए, कर्म संघर्ष के साथ सौंदर्य बोध दिखाई देता है। करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अटालिका प्रगार, श्याम तन भर बधा यमन, नत नयत प्रिय कर्मरत मन। यहाँ जो नायिका हथौड़ा से जो बार प्रहार कर रही है वह श्याम तन है, करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अटालिका प्रकार। इलाहाबाद के पथ पर देखा मैंने उसे। अब जो
स्त्री श्याम तन की जो स्त्री है, वो जो सामने तरुमालिका है उसके सामने से अपने हथौड़ा को लाती है और इलाहाबाद के पथ पर बैठकर, इलाहाबाद के रास्ते पर बैठकर वो पत्थर को तोड़ती है। पत्थर के तोड़ते समय उसके अंदर एक भाव है, वो जो पत्थर बार बार चलाती है, उस बार बार चलाने के दौरान सामने जो बड़ा अट्टालिका है उसको भी तोड़ती है, इस पत्थर को भी तोड़ती है, दोनों के जड़ता को तोड़ती है। यह हम आधुनिक चिंतन है, आधुनिक सोच है। अब हमारे यहां अब एक दूसरा इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं हिंदी उपन्यास को लेकर। हिंदी उपन्यास में प्रेमचंद का योगदान, या आपसे पूछा जाए कि आपके प्रिय उपन्यासकार कौन है। स्वाभाविक है कि आप प्रेमचंद कहेंगे। तो भाई ऐसा क्या है कि प्रेमचंद, क्यों प्रेमचंद है? उपन्यास का आविर्भाव क्या हुआ, उपन्यास क्या है, ये सब चीज़ें साहित्य के इतिहास की किताब में हम लोग साहित्य के इतिहास में अच्छे तरह से पढ़े भी हैं। आप लोगों ने पढ़कर मेंस पास भी किया है, तो इस पर ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं, आप सबको ज्ञान है। मोटा मोटी शब्द निष्कर्ष, जो क्लिपिंग है, जो चीज़ें हम अच्छे से वहाँ बोल सकें, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है, बहुत विस्तृत पढ़ा है, नोट्स में भी सब चीज़ दी हुई है। जो हम बताएंगे वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा बोलने का समय मिलता नहीं है, बार बार मैं ये बात बता रहा हूँ। तो ये उपन्यास क्या है? उपन्यास मानव चरित्र का चित्र मात्र है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसकी कमजोरियों को अन्वेषित करना उपन्यास है। 19वीं सदी का नवजागरण तथा पश्चिमी संस्कृति का बढ़ता प्रभाव, आधुनिकता का विकास, मानव चिंतन के केंद्र में तर्क और बौद्धिकता का स्थापित होना, इस सबका परिणाम यह हुआ कि मानव जीवन सरल और सहज न होकर संश्लिष्ट हो गया। इससे इसकी अभिव्यक्ति हेतु विश्लेषण की जरूरत पड़ी। इसी पृष्ठभूमि में गद्य का विकास हुआ और इसका लचीला स्वरूप ही उपन्यास है। रॉल्फ फॉक्स कहते हैं कि बुर्जुआ संस्कृति का महाकाव्य है। हीगेल मध्यवर्गीय महाकाव्य कहता है। डॉक्टर नामवर सिंह कृषक जीवन एवं कृषक संस्कृति का महाकाव्य की बात करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह का जो परिभाषा है वो कृषक जीवन एवं कृषक संस्कृति का महाकाव्य, इसे उपन्यास के परिभाषा के रूप में वो बताते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1882 की जो परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास, उसे प्रथम उपन्यास मानते हैं। 1870 में देवरानी जठानी गौरी दत्त की और 1877 में भाग्यवती श्रद्धाराम गिलोरी की उपन्यास आती है। किंतु उसमें उपन्यास, इन दोनों रचनाओं में, इन दोनों में उपन्यास का जो शिल्प है वो नहीं है। अब हम जब ये बताने का प्रयास करें कि हमारे प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रेमचंद क्यों हैं, इसके लिए प्रेमचंद पूर्व की जो परिस्थितियां थी, जो प्रेमचंद पूर्व की जो उपन्यास की प्रवृत्तियां थी, उसको भी बताना होगा। आप सब जानते हैं इस चीज़ को। हम प्रेमचंद पूर्व उपन्यास की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी, उसमें शुद्ध मनोरंजन के लिए उपन्यास लिखे जाते थे। सामाजिक सुधारों के साथ साथ उसमें उपदेश के भी तत्व छुपे होते थे। सामाजिक कुरीतियों को सामने लाकर उसका विरोध करना और आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का संदेश देना उपन्यास का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता था। जैसे देवकी नंदन खत्री का चंद्रकांता संतति, गोपाल राम गहमरी का सरकटी लाश, ये सब प्रेमचंद पूर्व के उपन्यास हैं, जिसमें ऐतिहासिकता की जो सीमा थी, जिसके कारण काल्पनिकता, ऐतिहासिकता और समसामयिकता के बीच वो लोग संतुलन स्थापित नहीं कर पाते थे। जैसे गंगा प्रसाद गुप्त का पृथ्वीराज चौहान और मथुरा प्रसाद शर्मा का नूरजहां, यहाँ पर कुछ कमियां भी दिखाई देती हैं। जैसे चरित्रगत विविधता के साथ साथ यथार्थ चित्रण के यहाँ पर अभाव दिखाई देता है। चूंकि प्रवृत्ति मनोरंजन हेतु थी, इसलिए घटना वैचित्र पर जोर दिखाई नहीं देता है। प्रायः रचनाकारों ने हृदय परिवर्तन का सूत्र को अपनाया और बुरे से अच्छा बनने का उन्होंने सलाह दिया। कुल मिलाकर प्रेमचंद पूर्व के उपन्यासों का लक्ष्य समाज की कुरीतियों को सामने लाकर उसका विरोध करना और आदर्श परिवार एवं समाज की रचना का संदेश देना है। ठीक है।
प्रेमचंद एवं प्रेमचंद युग में खुद प्रेमचंद लिखते हैं, मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास का वास्तविक आरंभ प्रेमचंद से होता है, क्योंकि यह अपने यथार्थवादी स्वरूप में प्रेमचंद के साथ ही सामने आता है। समाज, अर्थ और धर्म तथा कार्य कारण संबंध प्रेमचंद के समय ही दिखाई देता है। अब यह प्रश्न पूछे जाएंगे कि प्रेमचंद का उपन्यास में क्या योगदान है। हम 2-3 पॉइंट में इसको खत्म करेंगे, यह कहकर कि सर प्रेमचंद का योगदान हिंदी साहित्य में उपन्यास को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पात्रों के स्तर पर प्रेमचंद ने यह बहुत परिवर्तन किया। प्रेमचंद पूर्व पात्र अच्छे या बुरे थे, किंतु प्रेमचंद ने लेखकीय हस्तक्षेप से पात्रों को मुक्त किया तथा परिस्थितियों के अनुसार चित्रित करने की कोशिश की। पात्र के संदर्भ में यह उन्होंने परिवर्तन किया। पात्रों को उसकी जुबान दी। होरी और धनिया की अपनी भाषा उपन्यास की भाषा बनती है। अर्थात उपन्यास की भाषा सिर्फ दिमाग से संचालित नहीं थी, वरन आवश्यकता एवं परिस्थितियों से संचालित थी। अगला, उन्होंने उपन्यास का लक्ष्य बदल दिया। उन्होंने मनोरंजन के लिए उपन्यास नहीं लिखा, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विडंबनाओं को प्रस्तुत करना तथा उस परिवर्तन की बेचैनी पैदा करना